हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 6 साउंड। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये 4th पार्ट है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे हम। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे हम? साउंड के पढ़ रहे थे। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया था जो था हमारा लाउडनेस। अब हमें अगला कैरेक्टरिस्टिक आज पढ़ना है पिच। ठीक है, आज के लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइजेस के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रिमेनिंग रहेगा, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिच। पिच क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ श्रिलनेस ऑफ साउंड। साउंड की श्रिलनेस का जो मीज़र होता है उसी को हम पिच बोलते हैं। यानी कि श्रिलनेस होता है, कोई कोई साउंड होती है ना जो कानों में एकदम, कहते हैं ना कान में आवाज़ तुम्हारी चुभ रही है तो श्रिल हो रही है, यानी कि तुम्हारी आवाज़ बहुत श्रिल है। ठीक है, तो साउंड की जो श्रिलनेस होती है यानी कि हार्श है तुम्हारी आवाज़ बहुत, तो उसके मीज़र को हम बोलते हैं पिच। किसी भी आवाज़ की श्रिलनेस को मीज़र करने का जो यूनिट होती है उसी को हम बोलते हैं पिच। जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा श्रिलनेस होगी। पिच डिपेंड्स अपॉन द, पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। साउंड की जो वाइब्रेशंस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पिच उस चीज़ पर डिपेंड करता है। यानी कि हाई पिच साउंड है अगर, यानी कि श्रिलनेस ज़्यादा है तो हाई पिच साउंड है तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। लो पिच साउंड है तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। लो पिच या फिर लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो वॉइस किस में होती है? लॉयंस की, मैन की, एट्सेट्रा। इन सभी की, लॉयंस की और मैन की क्या होती है? लो पिच होती है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वॉइस होती है। इन केस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, अ थिनर स्ट्रिंग हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन अ थिकर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है जो पतली है, ठीक है, थिन है, और एक स्ट्रिंग है आपकी जो थोड़ी मोटी है। ये मोटी वाली हो गई, थिक स्ट्रिंग हो गई, तो थिन वाली की हाई फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी ज़्यादा पतली होगी उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर मोटी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। लॉन्गर स्ट्रिंग हैज़ अ लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर लंबी स्ट्रिंग है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्टर स्ट्रिंग है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ग्रेटर दी टाइटनेस ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर बहुत ज़्यादा टाइटली एक स्ट्रिंग बंधी हुई है तो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। स्ट्रिंग की जितनी ज़्यादा टाइटनेस है, स्ट्रिंग जितनी टाइटली बंधी हुई है तो यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है। इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, शॉर्ट एयर कॉलम्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी विच प्रोड्यूस श्रिल वॉइस। अगर श्रिल वॉइस प्रोड्यूस हो रही है यानी कि उसके एयर कॉलम्स बहुत शॉर्ट है, ठीक है, और उस वजह से उसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो हाई फ्रीक्वेंसी हो गई यानी कि श्रिल वॉइस प्रोड्यूस होगी। लॉन्ग एयर कॉलम्स है, ठीक है, शॉर्ट एयर कॉलम्स है तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी है तो यानी कि श्रिल वॉइस प्रोड्यूस होगी। और लॉन्ग एयर कॉलम्स हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी हो गई, इसलिए पिच भी उसकी लो हो गई। समझ में आया? सिंपल सा है पिच, यानी कि साउंड किसकी हार्श है सुनने में, कहते हैं ना आवाज़ चुभ रही है, तो यानी वही चीज़ होती है, पिच उसका क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर एयर कॉलम्स जो होते हैं जहाँ से एयर पास होती है वो एयर कॉलम्स अगर शॉर्ट हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होगी जिससे श्रिल वॉइस प्रोड्यूस होगी। अगर एयर कॉलम्स लॉन्ग है आपके तो लो फ्रीक्वेंसी होगी जिससे लो पिच बनेगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंस दिया हुआ है लाउडनेस और पिच के बीच में। यहाँ लाउडनेस का एक पॉइंट पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे हम पिच का। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस आपकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, एंड पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है पिच। लाउडनेस इज द मीजर्स ऑफ हैवीनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस मीन्स हो गया साउंड कितनी हैवी है, ये चीज़ हम मीज़र करते हैं। जबकि पिच में हम क्या मीज़र करते हैं? श्रिलनेस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड कितनी हार्श है आपकी, वो चीज़ हम मीज़र करते हैं पिच में। इन लाउडनेस डिटरमाइंस इट लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स इन यूनिट टाइम। लाउडनेस कैसे डिटरमाइन करी जाती है, कैसे पता लगाई जाती है लाउडनेस? अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स। ईयर्स ने कितना साउंड एनर्जी रिसीव किया यूनिट टाइम में, ऐसे निकालते हो आप लाउडनेस। और पिच, इट डजंट डिपेंड ऑन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स। पिच जो है वो उस एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता जो ईयर्स के द्वारा क्या करी गई है, ली गई है, रिसीव करी गई है, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, जबकि लाउडनेस डिपेंड करती है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस लाउडनेस और पिच के बीच में। अब देखिए यहाँ पर कुछ साउंड्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है,
और ये डेसिबल्स में दिए हुए हैं, इधर भी साउंड्स दिए हुए हैं, अभी समझाती हूँ क्या है। जेट एयरक्राफ्ट, उसकी साउंड कितनी है 140 डेसिबल्स। गन शॉट 130 डेसिबल्स। पेन थ्रेशोल्ड 120 डेसिबल्स। वुड वर्किंग शॉप 110 डेसिबल्स। ये उनके साउंड्स दी हुई हैं कि कितनी डेसिबल्स में वो वर्क करती हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो गई यानी कि लाउडनेस, समझ में आ रहा है, डेसिबल्स लाउडनेस। रॉक कॉन्सर्ट 100 डेसिबल्स। कॉन्सर्ट हॉल सीट 90 डेसिबल्स। लॉन मोवर 80 डेसिबल्स। हैवी ट्रैफिक 70 डेसिबल्स। टाइपराइटर 60 डेसिबल्स। तो ये इन सभी की आपको साउंड दी हुई है, कितने डेसिबल्स यानी कि कितनी लाउड होती है इनकी साउंड। ठीक है, आपको ये एक एक थोड़े से लर्न करने होंगे, अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि आपको 1 मार्क में या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि जेट एयरक्राफ्ट कितनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कितने डेसिबल्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको 140 लिखना होगा। ओके, और साउंड्स दिए हुए हैं आपको। क्वाइट कन्वर्सेशन, अगर आप धीरे धीरे बात करो तो 50 डेसिबल्स होती है। एवरेज रेजिडेंस यानी कि एवरेज साउंड, एवरेज लोग रह रहे हैं वहाँ पर, तो 40 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होगा। विस्पर यानी कि फुसफुसाना, धीरे धीरे बात हो रही तो 30 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होती है। एम्बियंट आउटडोर नॉइज इन वाइल्डरनेस, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो 20 डेसिबल्स। क्वाइट रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जहाँ पर बिल्कुल शांत है सब, तो 10 डेसिबल्स। हियरिंग थ्रेशोल्ड 0, हियरिंग लिमिट क्या होती है 0। अभी आपको एक ये कुछ साउंड्स दे दी थी, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको क्या करना है। टेक अ ड्रम एंड अ फ्लूट, एक ड्रम लीजिए और एक फ्लूट लीजिए। यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस साउंड, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके साउंड प्रोड्यूस कीजिए। यू विल ऑब्जर्व हैवीनेस इन द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम ड्रम एंड शिलनेस फ्रॉम द फ्लूट। आप जब साउंड प्रोड्यूस करोगे तो आप उस साउंड को महसूस करना थोड़ा सा, और ये देखना कि आपको पता लगेगा कि साउंड जो ड्रम के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है वो तो हैवी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा लगता है कितनी भारी आवाज़ है। और फ्लूट के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो श्रिल होती है, बहुत हार्श होती है। इन केस ऑफ ड्रम, ड्रम के केस में साउंड हैज़ अ हाई एम्पलीट्यूड, साउंड जो है अगर वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के बेस पर। अगर लाउडनेस देख रहे हो आप, ठीक है, लाउडनेस यानी हैवीनेस देख रहे हो, तो ड्रम के केस में साउंड का हाई एम्पलीट्यूड है, और जबकि फ्लूट के केस में साउंड की हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हो साउंड उसकी, क्योंकि वो श्रिलनेस, साउंड जो प्रोड्यूस कर रही है फ्लूट वो श्रिल प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि पिच है, तो पिच में आप फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होते हो। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है, डिफरेंस हो गया आपका ड्रम और फ्लूट की साउंड में। अब आती है हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या, साउंड, क्वालिटी यानी कि टिम्बर। अभी पढ़ते हैं क्या होता है। Quality is the characteristic of the sound by which one can distinguish between two notes of the same intensity and pitch produced by two different objects like violin and sitar. Quality sound का वो characteristic होता है जिससे एक पर्सन दो नोट्स को, जो दो सुर हैं सेम इंटेंसिटी के, जिनकी लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम है, उन्होंने जो नोट्स दो प्रोड्यूस करें उन दोनों के बीच में आप क्वालिटी से क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। और जो पिच दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने प्रोड्यूस करी है उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू दी हेल्प ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या क्या कर सकते हो आप, क्वालिटी अगर आपको पता है उसकी, ठीक है, तो आप किन चीज़ों के बीच में डिफरेंस कर सकते हो। अगर सेम इंटेंसिटी के दो नोट्स हैं या फिर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ने जो पिच प्रोड्यूस करी है उनमें आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो, थ्रू क्वालिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स। ये किस वजह से होता है, साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ये दो इंस्ट्रूमेंट अगर आपने कोई भी लिए हैं, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी की वजह से ये काम होता है, आप फाइंड आउट कर पाते हो। व्हेन अ वायलिन प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल। जब वायलिन एक साउंड प्रोड्यूस करता है सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, यानी कि एक ऐसी इतनी फ्रीक्वेंसी है उसकी कि वो आपको वो नहीं कर रही है, हार्श नहीं लग रही है, शिलनेस नहीं लग रही है। फ्लूट की नॉर्मल वॉइस है, अगर नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसे आप बोलोगे फंडामेंटल, जितनी होनी चाहिए अगर उतनी है। हाउएवर बिसाइड्स द फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे अगर अबव चली जाती है, ठीक है, ऊपर चली जाती है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज अ सेट ऑफ सेकेंडरी वेव्स कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो वो सेकेंडरी वेव्स का सेट प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक्स।
ठीक है। अगर सर्टेन रेंज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसे हम फंडामेंटल बोलते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल से बिसाइड चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। नाउ व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन सितार, अब जो साउंड उससे प्रोड्यूस करी गई थी वायलिन से, अगर वही सेम साउंड सेम नोट सितार पर प्ले किया जाता है, फंडामेंटल्स विल बी सेम, फंडामेंटल सेम हो जाएंगे, लेकिन बट हार्मोनिक्स विल बी डिफरेंट, हार्मोनिक्स अलग होंगे। एज नो टू इंस्ट्रूमेंट्स कैन प्रोड्यूस सेम हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स इसलिए अलग होंगे क्योंकि कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट सेम हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय टू इंस्ट्रूमेंट्स विल बी डिफरेंट एंड कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। इसी रीज़न की वजह से साउंड की जो क्वालिटी है, कौन सी साउंड की जो इंस्ट्रूमेंट्स ने प्रोड्यूस करी है उस साउंड की क्वालिटी डिफरेंट होगी और आप उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है। वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ पर्सन फ्रॉम हिज वॉइस विदाउट एक्चुअली सीइंग हिम ड्यू टू हिज कैरेक्टरिस्टिक साउंड क्वालिटी। आप देखते हो ना, ह्यूमन बींग्स की भी सभी की साउंड अलग अलग होती है, तो आप अगर उस पर्सन को नहीं भी देखोगे, है ना, तो आप बिना देखे भी उस पर्सन को उसकी आवाज़ से पहचान सकते हो। तो वो क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड क्वालिटी की। समझ में आया? तो क्वालिटी डिपेंड करता है, क्वालिटी से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा म्यूजिक एंड नॉइज़। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, म्यूजिक अलग है, नॉइज़ अलग है। प्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक, जो आवाज़ आपको सुनने में अच्छी लगे, ठीक है, उसे हम म्यूजिक बोलते हैं। एंड अनप्लीजेंट साउंड्स, जो साउंड आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसे हम बोलते हैं नॉइज़। म्यूजिक इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेगुलर वाइब्रेशंस, म्यूजिक जो प्रोड्यूस होता है वो रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। नॉइज इज प्रोड्यूस फ्रॉम इरेगुलर वाइब्रेशंस, वाइल नॉइज जो होता है गाइज आपका, वो इरेगुलर वाइब्रेशंस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अगर आप म्यूजिकल साउंड सुन रहे हो कोई भी, तो उसके रेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, बीट्स होती हैं ना, फिक्स्ड बीट्स होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप वो आपको इरिटेट कर रही हैं, नहीं ना, तो वो म्यूज़िकल साउंड हो गया, वो उसमें रेगुलर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्ला कट रहा है, शोर मच रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर कुछ भी हो रहा है अलग जो आपको अनप्लीजेंट लग रहा है, तो वो नॉइज़ है, उसमें आपके इरेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं। तो म्यूज़िक और नॉइज़ में डिफरेंस होता है। समझ में आया? देखिए नॉइज़ी साउंड की रेगुलर वाइब्रेशंस देखिए कैसी आ रही हैं, और जबकि आपने जो अभी उसकी देखी रेगुलर वाइब्रेशंस, वो सेम आ रही थी, ऐसे आ रही थी ना, तो ये चीज़ होती है। अ साउंड विच हैज़ अ प्लीजिंग सेंसेशन ऑन आवर ईयर्स इज़ कॉल्ड म्यूज़िक, एक ऐसा साउंड जिसका हमारे ईयर्स पर एक प्लीजिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, उसे हम म्यूज़िक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, अच्छा फील होता है जिससे हमें, उसे हम म्यूज़िक बोलते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ सितार, वायलिन और अ फ्लूट प्रोड्यूस रेगुलर वाइब्रेशंस, फ्लूट, वायलिन और सितार की जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड द साउंड विच डज नॉट प्रोड्यूस प्लीजिंग सेंसेशन इज कॉल्ड नॉइज़, और दूसरी तरफ जो साउंड आपको प्लीजिंग सेंसेशन नहीं प्रोड्यूस करती है, यानी कि आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, तो उसे हम नॉइज़ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, साउंड ऑफ एन एरोप्लेन एंड रनिंग फैक्ट्री आर नॉइज़। इन म्यूजिकल स्केल, अगर आप म्यूजिकल स्केल की बात करते हैं, देयर आर 8 नोट्स नोन एज ऑक्टेव्स। म्यूज़िक की अगर आप बात करें, आपको अगर सिंगिंग सीखनी होती है तो आपको सबसे पहले 8 नोट्स सिखाए जाते हैं, सारे गा मा पा, है ना, वही सीखते हो, तो उन 8 नोट्स को हम बोलते हैं ऑक्टेव्स। दीज नोट्स आर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज सच एज, ये जो नोट्स होते हैं आपके, उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहती है, उसी ऑर्डर में आपको याद करने होते हैं। जैसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के नोट्स दिए हुए हैं, तो इंडियन में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे बोलते हैं ना, तो साउंड फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये लो से धीरे 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 बढ़ती जाती है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी पर गाते हैं, इंडियन सुनेंगे। और वेस्टर्न में क्या है, डो रे मे फा सो ला ती दो, ये भी वेस्टर्न में भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग रहती है। द फर्स्ट नोट कैन बी ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बट द अदर नोट्स मस्ट हैव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ डेफिनेट रिलेशन टू द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा है, जो पहला नोट है किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, फर्स्ट नोट जो है आपका, यानी कि फर्स्ट नोट हो गया ना, तो ये आपका किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है जिसे आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हो, लेकिन जो इसके आगे के नोट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है इससे मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है, इससे रिलेशन बनाकर ही होनी चाहिए, बिसाइड्स द फर्स्ट वन, और पहली वाली से अलग करके जो बाकी की फ्रीक्वेंसीज ये वाली बचती हैं, इन्हें हम बोलते हैं हार्मोनी। ठीक है, पहली वाली को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी के बेसिस पर आगे वाली जो सुर होते हैं उनकी रिदम क्या होती है, तैयार होती है।
और बाकी वालों को हम क्या बोलते हैं, हारमोनी बोलते हैं। गाइस ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं। और चैप्टर को आप 2-3 टाइम्स कम से कम रीड कीजिए, करा कीजिए, ठीक है, और तभी आपको समझ में आएगा। और फिर वीडियो को अच्छे से धीरे धीरे सुना करें, ताकि बिना स्किप करें, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे तो वो मेन पॉइंट रह जाएगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फिर आप कहोगे कि मैम समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, आपने ये नहीं पढ़ाया, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। बिना स्किप करें धीरे धीरे देखिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए। और ज़रूर देखिएगा आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए, आपका रिजल्ट कैसा आया। चलिए अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सबसे पहले करते हैं हम टिक द करेक्ट आंसर्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकती? वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में आपकी साउंड जो है ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर उस साउंड के पार्टिकल्स को आगे वाइब्रेट करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पार्टिकल्स होते ही नहीं है, इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज़ आर कॉल्ड, जो फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से अबव की होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड, रिफ्लेक्टेड साउंड, जो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? इको। क्या बोलते हैं? इको। अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड इज, साउंड का गुड रिफ्लेक्टर क्या है आपका इनमें से? मेटल शीट। क्यों? क्योंकि मेटल शीट आपका हार्ड हो गया। मैंने बताया था कि हार्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उससे साउंड अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, और जबकि कॉटन, स्पॉन्ज और कार्डबोर्ड ये सभी आपके क्या हैं? सॉफ्ट में आते हैं, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स में। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड की लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आपकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। और हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव्स की फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से डाउन होती है उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डैश एट 20 डिग्री सेल्सियस, साउंड की जो स्पीड होती है एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। पिच डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ साउंड, पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है? साउंड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और जबकि लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आपकी एम्पलीट्यूड पर। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस डैश, सिर्फ वाइब्रेटिंग बॉडीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? साउंड। डैश हैज़ एन अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन ईयर्स, इसका अनप्लीजेंट इफेक्ट होता है ईयर्स पर, किसका? नॉइज़ का। अब आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। अब इन ट्रू फॉल्स में आपको फॉल्स स्टेटमेंट को फिर से रीराइट करना है। साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड आपका ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में। फॉल्स, अभी हमने सबसे पहला एमसीक्यू यही किया था, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको, रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको बोलते हैं। येस इट इज़ ट्रू। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द साउंड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ही बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। येस ट्रू। ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी हैवियर इज द साउंड, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा हैवी साउंड होगा। क्या? इट इज़ फॉल्स, बिकॉज जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा पिच का साउंड होगा, तो हायर पिच इज द साउंड। साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कार्डबोर्ड, साउंड जो है वो आपका कार्डबोर्ड से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इट इज़ फॉल्स। कार्डबोर्ड से कैसे हो जाएगा रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट उससे होता है जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट से नहीं होता है। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन इज, ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल रेंज कौन सी है साउंड की? 20 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। येस ट्रू। सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको ऑफ साउंड, सोनार जो है वो इको ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। येस ट्रू। साउंड हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हाई पिच साउंड, जिस साउंड की हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसे हाई पिच साउंड बोलते हैं। येस ट्रू। साउंड ट्रेवल्स स्लोअर इन सॉलिड्स एज कम्पेयर टू एयर, साउंड जो है वो सॉलिड्स में स्लो ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू एयर। फॉल्स। साउंड जो है सॉलिड्स में फास्ट ट्रैवल करता है। इन ऑर्डर फॉर इको टू बी प्रोड्यूस, इको प्रोड्यूस करवाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में? 34 मीटर। इट इज़ फॉल्स, आपका 17 मीटर होना चाहिए, बताया था ना 17 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस। अब आते हैं हम आपके मैचिंग्स कर लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। पिच, श्रिलनेस, पिच जो बताती है श्रिलनेस बताती है। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपकी। इको, रिपीटिशन ऑफ साउंड। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। पिच, अगेन क्या है? पिच, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, अल्ट्रासोनिक, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। आपके मैचिंग्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, जिसके साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा 1 चैप्टर रिमेनिंग रह जाएगा, उसे भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारे चैनल पर
नोट्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड हो चुके हैं, केमिस्ट्री के भी हो चुके हैं क्लास 7 के ही, ठीक है, बायोलॉजी के भी हो सकते हैं, वो आप हो चुके हैं अपलोड। और मैं होप करती हूँ, आई होप आपको वो नोट्स हेल्पफुल हैं। और आपको कुछ और भी कंटेंट चाहिए हमारे चैनल पर तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी विशेष पूरी करने की कोशिश करेंगे। और हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, कुछ और आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।